बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, मज़ेदार और खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ मुख्तलिफ से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है, जिनके हवाले से आगाही फराहम करना ज़रूरी है और जिनके हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जो सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मुख्तलिफ अमराज के हवाले से, यानी कि सेहत के हवाले से हम जानेंगे वो लोग जो सेहतमंद नहीं हैं वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं अगर वो किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं और ये मुख्तलिफ अमराज जो हैं वो उनकी कारकर्दगी पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो फिर हमने किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है और हमने उनको किस तरह से सपोर्ट करना है, ऐसे अफराद को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे इनकरेज करना है, कैसे उनका सहारा बनना है, आज इसके हवाले से हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा, उसकी कारकर्दगी उस तरह से नहीं निखर के सामने आ रही, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। और अगर रीज़न ये है कि वो सेहतमंद नहीं है, वो सेहत के तौर पर जो है वो कमज़ोर है, उससे कोई ऐसा मर्ज़ लाहक है जिसकी वजह से उसकी ये कारकर्दगी मुतासिर हो रही है, तो वहाँ पे हमने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना है, हमने उसको सपोर्ट करना है और कहीं ना कहीं कोशिश करनी है कि ऐसे अफराद की मदद की जा सके। कैसे करेंगे, इस पर आज के प्रोग्राम में हम जो है वो इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। जबकि आपको आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से बताएं कि वो जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंसान दोस्ती का आलमी दिन, और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, इस दिन को क्यों मनाया जाता है, इस दिन के हवाले से आगाही फराहम करना कितना ज़रूरी है, इसके साथ साथ हमारी इसके टूवर्ड्स क्या ज़िम्मेदारियाँ, हम अपनी ज़िम्मेदारियों को बहैसियत कौम कैसे पूरा कर सकते हैं। जब भी हम इंसान से जो है मोहब्बत की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इंसानियत को फ़रोग़ देने की बात करते हैं, तो डेफ़िनेटली हमारे एक दूसरे पर कोई ना कोई हकूक़ हैं, कोई ना कोई फ़राइज़ हैं। अगर एक इंसान का किसी दूसरे इंसान पर कोई हक़ है तो डेफ़िनेटली वो उससे उसके ड्यूटीज़ के बारे में जो है वो कह सकता है, उससे उसके फ़राइज़ के बारे में मालूम कर सकता है कि आया वो अपनी ड्यूटी, अपने फ़राइज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहा है, या अगर उसको इग्नोर करे तो डेफिनेटली किसी दूसरे के हुकूक सफ़र हो रहे हैं। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मुख्तलिफ अमराज के हवाले से जानेंगे कि वो लोग जो अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं बना पा रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे हमारे मुल्क के नौजवान हैं, अगर वो खुदा न खास्ता किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं और इसकी वजह से उनकी कारकर्दगी सफ़र हो रही है, वो असरअंदाज हो रही है, मुतासिर हो रही है, तो फिर ऐसे में उन्हें क्या करना है, उनसे मुंसलिक अफराद ने क्या करना है, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने किस तरह से उनको सपोर्ट करना है, और फिर माशरे के माइंडसेट को हमने किस तरह से चेंज करना है, ओवरऑल सोसाइटी को किस तरह से जो है वो बेहतर बनाने के लिए एफर्ट करनी है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, कॉल करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज जब हम मुख्तलिफ अमराज के हवाले से आगाही की बात करेंगे, वहीं हम ये भी बात करेंगे कि अगर कोई ऐसा शख्स जो कि अपने मर्ज़ के जो है हवाले से लाइल्म है, उसको नहीं पता कि आया उसकी सेहत जो है वो किसी किस्म के हालात से सफ़र कर रही है या मुतासिर हो रही है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, उसको किस तरह से सपोर्ट करना है, कैसे मदद फराहम करनी है, इस पर भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेहमानों से मुलाकात कराएंगे, उनका तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन जी उससे पहले मौसम की सूरत हाल शामिल करना भी ज़रूरी है। देखते हैं आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड।
पेशावर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 27, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी, और सबसे पहले जो है हम बात करेंगे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद के हवाले से उनकी कारकर्दगी किस तरह से मुतासिर होती है और ऐसे में हमने उनको किस तरह से जो है सपोर्ट करना है। इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर सादिया रियाज। आप सब उनको जानते हैं, हमारी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती जाती हैं, रिमोटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया आपके आने का। आज के दूसरे मेहमान अली फरहान हैं जी, हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अली, आप खैरियत से हैं? अली के साथ आज के जो तीसरे मेहमान हैं इब्राहिम अहमद, उनको भी वेलकम करते हैं। एंटरप्रेन्योर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। क्या हाल है, खैरियत से हैं इब्राहिम? ठीक है, आपको भी वेलकम करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर सादिया से जानेंगे आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उससे रिलेटेड वो क्या बताएंगी हमें, और डॉक्टर सादिया कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए कि वो जान सके कि उसकी सेहत किस तरफ जा रही है, आया वो किसी मर्ज़ में मुब्तला है या नहीं। बिल्कुल, हम जैसे आपने अक्सर हम ये बात करते हैं कि जान है तो जहान है, तो यहाँ पे ये वाला जो फ़िक्रा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी इंजॉय कर सकते हैं, अपना काम भी अच्छा कर सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आप किसी बीमारी का शिकार हैं और वो बीमारी प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो रही है और आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उसके आ रहे हैं, तो उसके बाद फिर देखें फिर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी इफ़ेक्ट होती है, आपके घर का माहौल, घर के फैमिली मेम्बर्स वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, और फिर आपकी जॉब और बाकी जो कैरियर चीज़ें वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि एक पेशेंट के लिए, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी बात कहती हूँ कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या है, कितने अरसे तक चलेगा। अगर आपको नहीं समझ आ रही है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मैं आपका डायग्नोसिस लिख के दे रही हूँ, आप प्लीज़ इसको जाएँ, गूगल करें, पढ़ें इसके बारे में। तो पेशेंट एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, लोगों के बारे में अवेयरनेस और आगाही बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि क्या बीमारी है, कितना अर्सा इलाज हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। अब मेरा ख्याल है वो ज़माना गुजर गया कि जब पेशेंट्स को बताया ही नहीं जाता था कि अच्छा क्या बीमारी, बस डॉक्टर लिख देता था कि अच्छा जाओ ये एक दवाई खा के 1 महीने बाद आ जाए ना, इस तरह का अब ज़माना नहीं रहा। पेशेंट भी काफ़ी जो इसे कहते हैं अवेयर हो चुका है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जी कि अपनी हेल्थ का आप ख्याल रखें। और यहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ कि ना सिर्फ अपनी जिस्मानी फिज़िकल हेल्थ, इसके अलावा अपनी मेंटल हेल्थ, ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, ये साथ साथ चलती हैं। अगर आप खुदा न खास्ता किसी वजह से परेशान हैं, स्ट्रेस या एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो उसके सिम्टम्स भी आपकी बॉडी पे आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि मैं हड्डियों और पट्टों की डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास अक्सर पेशेंट ऐसे आ रहे होते हैं जिनके पट्टों में खिंचाव है, हड्डियों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कोई टेस्ट करवाए, एक्सरे करवाए, सब ठीक आ रहा है, लेकिन उसका रूट कॉज क्या होगा? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जिसकी वजह से उनके पट्टे खिंचाव का शिकार है। तो ये जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है ये बाद में जाके बड़ी बीमारियों में भी तब्दील हो जाती है। तो इसलिए प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपने इर्द गिर्द के माहौल की हेल्थ, हर चीज़ का ख्याल रखें। बिल्कुल, ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और अपनी सेहत के हवाले से कॉन्शियस रहना भी बहुत ज़रूरी है। अली, आप इसमें क्या ऐड करेंगे? जिस तरह से हम सेहतमंद रहने की बात करें, अगर हम किसी किस्म के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो उसके डायग्नोसिस के साथ साथ उसके ट्रीटमेंट की जानिब भी हमें उतना ही कॉन्शियस रहना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो जैसे डॉक्टर साहब ने इस पर रोशनी डाली, यही इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि अमराज की जो पेचीदगी है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हैं, इसी तरह हमारे जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो मिस हो जाते हैं, और मिस डायग्नोसिस की वजह से वो आपके अंदर रहते हैं और आपकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो रही होती है, आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों अफेक्ट हो रही होती हैं। बट जैसे आपके मोस्ट कॉमन आपके जैसे हार्ट डिजीज़ में आप ले लें, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में, तो बहुत सारी ऐसी पेचीदगियाँ आ जाती हैं जिसका आप जब यूँ ग्रोथ होती है तो आपको
पता चलता है कि उसका क्या इफेक्ट था। इस तरह बहुत सारी वेल्वुलर डिजीज़ हैं जिनका आपको पता चलता है और फिर उसके साथ आपकी जो हेल्थ इफेक्ट हो रही होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे यहाँ स्टिल देयर इज़ ह्यूज गैप इन कम्युनिकेशन कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल एथिक्स के हवाले से अपने आप के टेस्ट करवाना या अपने आप के पेश करना जाके हॉस्पिटल में हम उससे कतराते हैं कि पता नहीं हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो हमें रेगुलर इस ट्रीटमेंट को मेडिकल कम्युनिटी के साथ हमें इन टच रहना चाहिए और अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का खुद भी एनालिसिस करना चाहिए और अपने बच्चों का खुसूसी तौर पे बच्चों का मैं कहना चाहूँगा। लेकिन अली हम ये देखते हैं कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ, हम इग्नोर करते हैं जब तक कि हमारा मर्ज हमें तंग नहीं करता या हमारी बर्दाश्त से बाहर नहीं होता तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, कंसल्टेशन को जो है वो नहीं लेते। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे हमें फियर्स होते हैं कि हम जाएंगे या तो हम अपनी उस बीमारी को, अगर हमें कुछ चीज़ इरिटेट कर रही है उसमें हम ये अवॉइड करना चाहते हैं कि पता नहीं हम जाएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ में हमें ना डाल दिया जाए कि वो हम करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और सेकेंडली हमारे यहाँ एक कॉमन साइकी है, ह्यूमन साइकी हमारी नेशन में अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा है कि हम अगर मेडिकल से रिलेटेड कुछ एक्सपेंस करना चाहेंगे अपनी ज़ात पे तो हम उसको कहेंगे कि एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। हालांकि चाहे वो 10 रुपये की पर्ची हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेनी है लेकिन हम उससे अवॉइड करते हैं। एक ये भी फैक्टर है जो मैं लोगों में देखता हूँ, मैं पर्सनली मैं एक्सपीरियंस करता हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में कि वो इस चीज़ को करते हैं कि जी हम वहाँ जाएंगे तो ये हमें खर्चा हो जाएगा। वही खर्चा वो दूसरे पैराए में कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता कि जो सेहत है और जो हेल्थ है आपकी वो कितनी, अब वो होगी तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। तो जब आपकी वही चीज़ अफेक्ट हो रही है, आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है और आप उस वजह से आपके घर वाले भी इफेक्ट हो रहे हैं तो उस बचत का क्या फ़ायदा होगा आपको? बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ हम खर्चों से डर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि अगर हम कोई टेस्ट करवाएंगे, कोई मेडिकल टेस्ट परफॉर्म करने का डॉक्टर हमें बताएगा या कहेगा तो ये फजूल खर्ची है। वहीं हम शिकवा करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। इब्राहिम, हमारे पास टाइम हो तो हम डॉक्टर के पास जाएं, टाइम हो तो हम अपने मर्ज की तशखीस में देखें कि क्या वजूहात हैं, क्यों हमारी कारकर्दगी इफेक्ट हो रही है, क्यों हम जो है उस तरह से एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे। ये भी तो एक रीज़न है ना? बिल्कुल हुमा, ये एक रीज़न है और इसमें जो मेन फैक्टर है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, वो हमारी जनरल जो एज ए नेशन हमारी जो इन्वायरमेंट है वो मिसट्रस्ट की है। लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो वो उसमें मतलब आप देखेंगे कि बहुत से लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में आपको जो कॉमन नैरेटिव मिलेगा वो अगेंस्ट फार्मास्यूटिकल्स और डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट मिलेगा। ये तो सिर्फ पैसे कमाते हैं, इनको तो पैसे मिलते हैं, सो उसकी वजह से होता क्या है कि लोग बहुत सा जो है टाइम का बहाना बनाए, रिसोर्सेज का बनाए, जैसे फरहान ने कहा या कुछ भी, तो वो सेल्फ मेडिकेशन पे भी चले जाता है जो यूजुअली तो वो आपके अगेंस्ट भी चली जाती है। मतलब समटाइम्स इट हेल्प्स, अगर वो कॉमन डिजीज़ है तो ओके इट्स फाइन, लेकिन इन मोस्ट केसेस अगर कोई टेक्निकल चीज़ है तो वो आपके सेल्फ मेडिकेशन जो है वो आपके अगेंस्ट चली जाती है और उससे होता ही है कि अल्लाह ताला माफ़ करे वो आप उस रिकवरी स्टेज से आगे चले जाते हैं कि जब आप मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाएंगे भी तो वो रिकवरी या मुश्किल होती है या नहीं हो पाती है। सो ये जो टाइम मैनेजमेंट का एक्सक्यूज़ है या रिसोर्सेज का एक्सक्यूज़ है, मोर और लेस ये एक्सक्यूज़ हैं और इस अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ना करें। फिर आप अपनी डाइट का, अपने लाइफस्टाइल का, अपने फूड इनटेक का, अपने मेंटल हेल्थ का फिर वैसे ध्यान रखते हैं। सो यू मेक दैट एज पार्ट ऑफ योर रूटीन। मतलब अगर मैं दिन में, ज़रूरी नहीं रोज़, लेकिन अगर मैं हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा भी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहा हूँ 1 घंटे के लिए, तो वो ना सिर्फ मेरी बॉडी को बल्कि मेरे माइंड को भी फ्रेश रखती है। वो एनर्जीज मुझे मिल रही होती हैं, वो न्यूरोकेमिकल्स जो हैं वो मेरे बन रहे होते हैं। सो ऑल ऑफ दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स। जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि हमारे यहाँ अक्सर जो इमोशनल वो हैं, स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया, जो मेंटल वेलबींग को इफेक्ट करते हैं, वो अगेन बहरहाल आपकी फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं। अगर आप उनके कॉजेज़ को देखेंगी कहीं ना कहीं से वो मिलेगा। उसमें मसला जो है वो टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्सेज का नहीं आता। यहाँ पे लोग अभी भी इसको टैबू समझते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल हेल्प या मेंटल वेलबींग की हेल्प जो है वो सीख नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है लोग ये कहेंगे ये तो पागल है। सो उन टैबूज़ को भी हमें नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि जैसे आपको अगर हड्डियों का कोई मसला है, बालों का कोई मसला है, दिल का कोई मसला है, तो आप रेलिवेंट डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई साइकोलॉजिकल मसला है तो यू नीड टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट। वो जब नॉर्मलाइज हो जाएगा तो मे बी ज़्यादा लोग जो हैं फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की तरफ जाएंगे। लेकिन हम उसको कंसीडर ही नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद हमारे पास वर्कलोड है, वर्क का प्रेशर है, इस वजह से हम उस प्रेशर को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। ये प्रेशर जैसे ही ख़त्म होगा हम ठीक हो जाएंगे। आज हमारे सर में दर्द है, टेंशन है, एंजाइटी हो रही है, इस डिप्रेशन को हम जो है वो सर पे और हावी करते हैं।
इसको हम इग्नोर करने की या इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। और वो जो ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये ख़त्म हो जाएगा तो मतलब मेरा वर्कलोड ख़त्म हो जाएगा, या मेरे फाइनेंशियल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, घर में रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, ये रिजॉल्व होगा तो सब ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपके मसलों की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बदल जाती है, बट हर स्टेज, आपकी लाइफ के हर स्टेज पे वो मसले रहते हैं। बिल्कुल। कहीं पे सर्वाइवल का मसला है, कहीं पे सस्टेनेबिलिटी का मसला है, कहीं पे फ्यूचर उसका मसला है। सो ये चीज़ें रहती है, चैलेंजेस साथ साथ रहते हैं। और इस सारे प्रोसेस से होता है कि आप जब पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं तो फिर आप इमोशनल बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। इमोशनल बर्नआउट का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो ये है, आपको पता है आपने क्या करना है, आपको ये भी पता है आपने कैसे करना है, बट आप में हिम्मत ही नहीं आप करें। आप मतलब आपको बाज़ दफ़ा होता है ना, लोग कहते हैं यार मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, उनको पता है क्या करना है लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि एनर्जी ही नहीं है कि वो बेड से निकलें, कमरे से निकलें और काम करें। और उसमें फिर जो आसपास के लोग होते हैं वो उसको जो है ना वो फिर मुख्तलिफ नामों से याद कर रहे होते हैं कि तुम बहुत सुस्त हो गए हो, जाहिल, काहिल और इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। हर वक्त रोता ही रहता है, तो वो एडिशनल फिर उस पर ऐड ऑन करते हैं। तो हमारे यहाँ जो इसमें सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी है कि सुनने वाले जो कान है वो नहीं है। ज़्यादातर जो सुनने वाले कान है वो सिर्फ बोलने के लिए हैं। मतलब मैं आपकी बात समझने के लिए नहीं सुनता, मुझे होता है आप जैसे ही ख़त्म करें मैं फ़ौरन आपको अपना नुस्खा बताऊँ, हकीमी नुस्खा कि इस तरह कर लें, ये कर लें, वो कर लें। सो ऐसे लोगों में ये भी होता है कि अगर कोई सुन भी लिया जाए तो वो बेहतर हो जाते हैं। अगर आपके पास वो भी आप नहीं कर सकते तो अगर आपका वर्क स्ट्रेस है या कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो फिर उसको फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सर्शन के थ्रू आप निकालते हैं। बिल्कुल। आज आपने देखा होगा बहुत से लोग जो 2-2, 3-3 घंटे जिम करते हैं, बिकॉज वो जो आपकी बॉडी में एक्सेसिव एनर्जी होती है उसको आपको निकालना होता है। अदरवाइज अगर वो उस चीज़ में नहीं आएगा, वो स्ट्रेस एंग्जाइटी में नहीं आएगा, तो वो इग्रेशन में आएगा। आप बिला वजह गुस्सा कर रहे होंगे, आप रोड पे हॉर्न बजा रहे होंगे, घर में बच्चों के साथ गुस्सा कर रहे होंगे, पार्टनर के साथ, वालिदैन के साथ। तो ये जो बहुत से हम ऐसे कॉमन बिहेवियर्स देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है आपकी और मेरी इमोशनल स्टेट कंट्रीब्यूट कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। हम गुस्से को रिप्रेस कर देते हैं तो वो फिर वन फाइन डे जो है ना प्रेशर कुकर फटता है और फिर हर जगह नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और हम कहते हैं कि पता नहीं ये तो छोटी सी बात थी, इसने इतना गुस्सा कर लिया, वो जिस पे निकला वो छोटी सी बात थी पर वो पीछे से पाइल अप हो रहा था। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के पैटर्न्स, बिहेवियर्स और उनकी आदत को ऑब्जर्व भी करें, क्योंकि आपको मेरे सिग्नल्स मिल रहे होंगे कि यार ये इब्राहिम जो इस वक्त छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहा है तो इसके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन है, एग्रेशन है। अगर मैं इस इन्वायरमेंट से डिसकनेक्टेड हूँ तो आपको मेरी बातों से या मेरे यहाँ पे बैठने से पता लग जाएगा कि ये बंदा आवाज़ आ रहा है या यहाँ पे मेंटली नहीं है। सो वी नीड टू पे अटेंशन टू दोज थिंग्स एज वेल। आपने फैमिली सेटअप में, अपने ऑफिस में, अपने सोशल सर्कल में कि कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं है, लोगों के बिहेवियर में आपको कोई रेड सिग्नल तो नहीं मिल रहा, एंड समटाइम्स आप सिर्फ सुनेंगे तो शायद वो ठीक हो जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और इससे ना सिर्फ एक इंसान की कारकर्दगी मुतासर होती है बल्कि उसकी अपनी शख्सियत पर भी बुरा असर जो है वो सामने आता है। लोग उसके बारे में जो है बातें करते हैं, उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो उससे एसोसिएटेड हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होते हैं ऐसे इंसान के बिहेवियर से। डॉक्टर सादिया, हम ये देखते हैं कि ख़वातीन में ये चीज़ बहुत नज़र आती है कि वो अपने मर्ज़ की तशख़ीस की जानिब नहीं जाती, वो इग्नोर करती रहती हैं, या उन्हें ये लगता है कि अगर उन्हें हड्डियों में दर्द हो रहा है, पट्ठों की कमज़ोरी का शिकार हो रही हैं या जोड़ों में दर्द है तो इसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो काम बहुत ज़्यादा कर रही हैं और थकावट का शिकार है। क्या सिर्फ यही रीज़न हो सकती है? बिल्कुल। हम यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं, यहाँ पे मर्द हजरात भी जो है ना वो बराबर के इसमें शरीक हैं। यहाँ पे वो इग्नोरेंस वाली बात आ जाती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पेशेंट्स जो होते हैं वो चाह रहे होते हैं कि बस हम फटाफट ठीक हो जाएं, किसी ने गोली बता दी, फिर वो सेकंड डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं कि कोई हकीम, कोई फ़कीर, कोई और डायरेक्शन में वो जाना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा माइंड सेट ये होता है कि हमें फटाफट कोई हल मिल जाए। सही। यहाँ पे मैं अपने अगर हड्डियों और जोड़ों की मिसाल भी दूँ, मर्द हज़रात और ख़वातीन दोनों में भी अगर ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएं और कुछ टाइम गुजर जाए, आप इलाज अगर इसका प्रॉपरली ना कराएं तो जोड़ों में टेढ़ापन पैदा होना शुरू हो जाता है, डिफॉर्मिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, जो कि बाद में फिर दवाइयों से ठीक नहीं होती, उसका सर्जिकल जो है वो इलाज होता है। तो यहाँ पे मैं बार बार एम्फसाइज़ करती हूँ कि आप अपनी हेल्थ का जो है वो ख्याल रखें। अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, चलें आपने कोई पेन किलर खा के थोड़ा सा देख भी लिया और वो बेहतर नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ एक डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, जल्दी रब्ता करें ताकि आपके मर्ज़ की तशख़ीस हो सके और प्रॉपर ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो सके। देखिए दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, अब बहुत जदीद दवाइयाँ हैं और लकीली पाकिस्तान में भी ये दवाइयाँ अब अवेलेबल हैं। अगर मैं हड्डियों जोड़ों के हवाले से ही बात करूँ तो बहुत सी लेटेस्ट दवाइयाँ हैं जो कि पहले बाहर के ममालिक में थी और अब हमारे पास भी आ गई हैं। तो घर में बैठ के ये सोचते रहना जी कि बस मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, मैंने एक पेन किलर खा ली, पता नहीं मेरा क्या इलाज होगा,
ये सब चीज़ जो है वो गलत है। ठीक। और देखिए मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यही चीज़ देखती हूँ कि पेशेंट आपके पास आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की या गांठिया की, जिस बीमारी में जोड़ों में वर्म पैदा होना शुरू हो जाता है, जोड़ सूज जाते हैं, अकड़ जाते हैं, इस बीमारी को जल्दी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसका इलाज थोड़ा लंबा अरसा चलता है, जैसे कि शुगर का, ब्लड प्रेशर का और बीमारियों का चलता है। लेकिन होता ये है कि हमारे पेशेंट्स जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, वो थोड़ा सा इलाज करेंगे, फिर वो कोई डायरेक्शन चेंज करेंगे, और फिर जब उनका मर्ज़ ख़राब हो जाएगा ना, फिर वो वापस आपके पास आएंगे, जी कि डॉक्टर साहब आप क्या करें। और आप भी उस वक्त शायद थोड़े से बेबस हो जाते हैं कि अब हम भी क्या कर सकते हैं कि टाइम काफ़ी ज़ाया हो चुका है। तो प्लीज़ टाइम को ज़ाया मत करें। आपकी सेहत जो है आपकी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, आप ये नहीं सोचें कि काम से आ रहे हैं, या ख़वातीन सोचेंगे कि आज हमने घर का काम ज़्यादा कर लिया, ऐसा मत सोचें। आप उसके ऊपर नज़र रखें और जल्दी डॉक्टर से रब्ता करें। बिल्कुल, या तो लोग इग्नोर करते हैं डॉक्टर सादिया, और या हम ये देखते हैं कि कुछ लोग ओवर कॉन्शियस नज़र आते हैं। वो इंटरनेट से पढ़ के या किसी दूसरे की बीमारी से इन्फ्लुएंस लेके उन्हें लगता है कि उन्हें भी यही सिम्टम्स हैं, उन्हें भी यही बीमारी है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगी? मेरे ख्याल है इसमें ओवर थिंकिंग वाली चीज़ आ जाती है कि अगर आप, जैसे आपने बताया कि मुझे बीमारी है, तो बंदा सोचना शुरू होता है कि शायद मुझे भी एक ही बीमारी तो नहीं है। तो मैं ऐसे पेशेंट से यही कहूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ से ज़रा दूर रहें। ठीक है। माशाल्लाह जैसे हमने कहा कि इंटरनेट का ज़माना है, लोग पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, और जो लोग देहातों में भी मेरी बात सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरा पैगाम यही है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, आपकी सेहत ख़राब हो रही है, कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ महीनों से चल रहे हैं, तो फिर आप जो है वो डॉक्टर से रब्ता करें। ख़ुद से अपना कोई तशख़ीस करके इंटरनेट पे देख के ख़ुद से दवाइयाँ प्लीज़ मत इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फैक्ट है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि ख़ुद से दवाइयाँ खा के या तो गुर्दे ख़राब किए हुए होते हैं, जिगर ख़राब किया हुआ होता है सॉरी, और वो इस तरह से उसकी कंडीशन जो होती है वो ख़राब हो जाती है, मज़ीद बिगड़ जाती है। सही। तो ऐसी कंडीशंस को जो है वो कंसल्टेशन के तौर पे जो है हम डॉक्टर से कहते हैं कि वो बताएं हमें। डॉक्टर सादिया हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी उनसे सवाल कर सकते हैं, कुछ जानना चाहें, कुछ पूछना चाहें, हड्डियों और जोड़ों से मुतालिक कुछ जानना चाहें, पट्ठों की कमज़ोरी से मुतालिक जानना चाहें, और इंस्टेंट रिलीफ के हवाले से अगर कोई सवाल आप पूछना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डॉक्टर सादिया से जान सकते हैं। डॉक्टर सादिया, ब्रेक पे हमने जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से कल मैं चाह रही हूँ कि जो बात आपने की इंस्टेंट रिलीफ हर इंसान चाहता है, उसको थोड़ा सा अगर हम डिस्कस कर लें। ऐसा क्यों होता है कि हमें जो है वो इस वक्त की पड़ी होती है कि इस वक्त ये काम निकल जाए, इसके लिए मैं कोई पेन किलर ले लूँ, इसके लिए मैं कोई इंस्टेंट रिलीफ जेल लगा लूँ, इसके लिए मुझे कोई भी ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा टोटका मिल जाए कि फ़ौरन से मैं ठीक हो जाऊँ, बात की बाद में देखी जाएगी। ये भी तो किसी बड़े नुकसान का अंदेशा है ना? बिल्कुल और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। बाज़ पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि आपके पास आए, कंसल्ट कराया, 1 महीना दवाई ठीक हो गए, दवाई खाई और उसके बाद वो भूल गए उसको, और इसी इंस्टेंट रिलीफ के चक्करों में पेशेंट्स पे कुछ हकीम और क्वैक्स के पास भी चले जाते हैं, कुछ अननेसेसरी सर्जरीज भी करा लेते हैं। जैसे कि मेरा अपना ये रिसेंटली पेशेंट एक आया जो कि एक अननेसेसरी कमर की सर्जरी करा के पैरालाइज हो गया। तो इस तरह के क्विक रिलीफ आप मत जो है ना वो एक्सपेक्ट करें। मैं पेशेंट को हमेशा बताती हूँ, दवाइयाँ लिखते वक्त भी बताती हूँ कि ये दवाइयाँ हैं, ये टाइम लेंगी अपना असर करने में, और सिर्फ ये नहीं सोचें कि दवाइयाँ खाने से ही मैं फटाफट ठीक हो जाऊँगा। कुछ एफर्ट आपने भी करनी है, और उस एफर्ट में जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज है, अपनी ग़िज़ा को चेंज करना है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, कुछ अपने आप को फ्रेश रखना है, ये चीज़ें दवाई, दवा और एक्सरसाइज ये सब शामिल है। ये सारी जो है वो साथ साथ चलेंगी, और इनके हवाले से आगाही फराहम करना भी बहुत ज़रूरी है। मज़ीद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मुख्तलिफ अमराज के कारकर्दगी पर असरात हम डिस्कस कर रहे हैं, और उन लोगों के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि जो लोग अगर किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, उसकी वो तशख़ीस नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसे में हम उनको किस तरह से आगाही फराहम कर सकते हैं, उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर उन्हें पता है कि वो किस मर्ज़ में मुब्तला है, उसकी वजह से उनकी कारकर्दगी इफ़ेक्ट हो रही है, वो मुतासिर हो रही है, तो वहाँ भी उनको सपोर्ट करना है, वहाँ भी उनकी हमने मदद
करनी है, चाहे वो एक स्कूल का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो एक इंस्टीट्यूट में रहने वाला इंसान क्यों ना हो, या उसमें काम करने वाला इंसान क्यों ना हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर वो इंसान, वो फ़र्द हिस्सा है, तो वहाँ उसकी मदद को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, इस पर भी हम डिस्कशन के सिलसिले को अब आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे अपने मेहमानों से कि हम जहाँ पे मुख्तलिफ अमराज की तशख़ीस पर गौर कर रहे हैं कि उनकी तशख़ीस करवाना ज़रूरी है, वहीं अगर हमें हमारे कंसल्टेंट की जानिब से बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे अल्टरनेट हैं मेडिसिन के अलावा जिनको आप अपना के अपने मर्ज़ को बेहतर बना सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं, तो वहाँ उस कंसल्टेंट पर रिलाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अली, इस प्रॉब्लम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बाज़ लोगों की जो है वो हम माइंडसेट ये भी देखते हैं कि उन्हें रिलाई नहीं करना आता, या वो रिलाई करना नहीं चाहते कि अगर उन्हें डॉक्टर ने ये बता दिया कि आपको किसी किस्म का कोई मर्ज़ नहीं है, आपका मर्ज़ इतना ख़तरनाक नहीं कि इसके लिए कोई मेडिसिन ही ज़रूरी है, आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, या कोई और अल्टरनेट अगर सजेस्ट किया जाता है तो लोग रिलाई नहीं करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेंड बना हुआ वो यही है कि हम डॉक्टर के पास गए हैं, या पहले ये होता था कि जब हम हकीम के पास गए हैं तो हम कोई ना कोई फक्की या कोई ना कोई मेडिसिन जो है वो लेके ही आएंगे और तो तब हमें जो है वो रिलीफ मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि इसमें लाजमी नहीं है, बहुत सारे ऐसी आपके पास आते होंगे केसेस हमारे मेडिकल कम्युनिटी में, आप भी ऑब्जर्व करते होंगे कि वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं भी करता, मतलब उसको ज़रूरत, वो समझता है कि अभी इस स्टेज पे नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट की उस तरह से ज़रूरत है, वो अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी हेल्थ वेलबींग से, अपनी जो ग़ज़ा है उससे वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल है कि हम ये जब इसको लेते हैं, आपकी कॉमन कफ है और इसमें बहुत सारी जब कॉमन कफ में इश्यूज आते हैं तो हम फ़ौरन से कफ सिरप की तरफ चले जाते हैं। कफ सिरप से लेने की बजाय अगर आप दूसरे आप यखनी पिए और अपनी जो सूप के इस्तेमाल करें, गर्म या आजकल अगर देखा जाए तो जूसेस का इस्तेमाल बंद कर दें, ठंडा पानी ना पिएं, बंद कर दें, तो आपका ये जो मसला है वो सॉल्व हो सकता है। इसके लिए आपको, अगर आपको डॉक्टर नहीं दे रहा है तो आप इस बात पे आप डॉक्टर की वैल्यूएशन ना शुरू कर दें कि जी डॉक्टर ने मुझे जो है वो नहीं प्रिस्क्राइब किया तो इसको कुछ पता ही नहीं है, या ये इस तरह का डॉक्टर है, तो आप अपनी उस चीज़ को देखें कि वो नोयत तो इस तरह की नहीं है। नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी मैंने शुरू में जैसे बात की थी कि जो डिजीज़ है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे एक सीरियस अगर कोई डिजीज़ है वाकई, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्यूबरक्लोसिस है, आपको कोई हेपेटाइटिस है, आपको जैसा डॉक्टर साहब रूमेटोलॉजिस्ट हैं, इस तरह के कोई आपके जॉइंट डिसऑर्डर है, तो डेफिनेटली उसमें तो इग्नोरेंस फ्यू सेकंड्स की भी करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब आप अनड्यू भी उसमें ना जाएं, एक हमारी स्टोरी होती थी एफएससी में, मुझे याद है, मैन हु वाज इन हॉस्पिटल, कि वो जो उसने जो सुना उसने सारे का सारा अपने उसमें ले लिया कि मेरे अंदर जहाँ से पढ़ा, जहाँ से सुना, उसे लगता था मैं भी इसी बीमारी में मुब्तला हूँ, और फिर उसने उस ट्रीटमेंट के लिए तरफ चला गया। तो ये हमारी साइकी बन चुकी है कि हम कहते हैं कि जी हमने जो है, एक तो फ़ौरन हमें आराम चाहिए, अगर हम चलेंगे डॉक्टर के पास तो जब हम वापस आएंगे ना घर तो हमें फिट होना चाहिए, और वो दम दरूद करके भेजे, वो जिस तरह भी करे ये उसकी जिम्मेदारी है। इंस्टेंट रिलीफ चाहिए हमें। अच्छा, जहाँ इंस्टेंट रिलीफ की बात करते हैं वहीं हम डॉक्टर के पास ना जाने को भी प्रेफरेंस देते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हम फलां शख्स को ये बात बता रहे हैं, किसी दूसरे से शेयर करें, किसी अपने फ्रेंड से, किसी अपने फैमिली मेम्बर से, तो ये बस हमें कोई ऐसा मशवरा दे दे कि हम फ़ौरन से ठीक हो जाएं, अदरवाइज़ हमें कोई और नुस्खे की या किसी और कंसल्टेशन की ज़रूरत जी बिल्कुल। इसमें हमने साइकोलॉजिकल अपने अंदर ये बना लिया हुआ है कि हमारे बिलीव्स ऐसे बन गए हुए हैं कि अगर मैं उस बंदे या उस चीज़ के हवाले से अगर मैं करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे उसके लिए हॉस्पिटल जाना या मुझे उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपनी इस बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी हैं कि हमें अपनी बिल, जैसे अपने कोविड के दिनों में सुना होगा कि जी एक रूमर आया था कि जी पता नहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो इंजेक्शन लग जाता है और उस वजह से वो उसकी डेथ हो रही थी, हालांकि ऐसा कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं पाई जाती। तो ये हमारे अंदर इस तरह की जो चीज़ें हमने खुद बना ली होती हैं, और फिर हमें सो कॉल्ड लग रहा होता है कि हमें आराम आ रहा है उस चीज़ से, कि हमारा उस तरह की माइंड में इस तरह की होती है, क्योंकि ये अगर आप इस साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस की एक तरफ अगर जाएँ तो इसमें पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप अपने माइंड को इस तरह से स्ट्रेट कर लेते हैं तो आपको लगता है कि आपकी जो पेन है वो रिलीफ होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत सारे ऐसे माइंडसेट्स हैं, ऐसी बहुत सारी सोचें हैं जिनको हमने कंट्रोल करना है, बैलेंस्ड वे में जो है उनको हमने ना सिर्फ कंट्रोल करना है बल्कि आगाही फराहम करनी है दूसरों तक कि हम दूसरों को किस तरह से अवेयर कर सकते हैं। इब्राहिम, कुछ लोग जो हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस में जाके, वर्किंग इंस्टीट्यूट्स में जाके, अपने ऑफिसेज में जाके बीमार हो जाते हैं और उनकी यही डिमांड होती है कि अगर वो घर पे रहेंगे या छुट्टी करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं? आई थिंक ये कॉन्सेप्ट ग्लोबली एड्रेस हो गया इस पेंडेमिक में। 5 महीने लोगों ने घर में गुजार लिए, तो दे नो के घर में है, तो नहीं दे नो के घर में इज़ मोर डिफ़िकल्ट, बिकॉज ऑफिस में आपको पता है कि आप 6 बजे घर आ जाएंगे। जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स है, बिकॉज आपके एम्प्लॉयर को भी पता है कि जी आप बाकी काम भी साथ साथ कर रहे हैं, कभी कोई
घर में सफाई हो रही है, बच्चे संभालने, सारा कुछ है, तो वो वर्किंग डे जो है वो आपका रात शायद 9, 10, 11, 12 बजे तक चला गया था। सो आई थिंक वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो चुका हुआ है, मतलब लोग उस ग्राइंड से गुजर गए हुए हैं। दूसरा भी जो आप पहले बात करी थी, अगेन हमारा जो सबसे बड़ा इशू वो ये भी रहा है, आप देखें हमारे यहाँ जब ये इवन कोविड भी आया या है भी इनफैक्ट, तो हमारे 2 पोल्स से एक मेजॉरिटी थी जो कहती थी कि कोविड नहीं है, ये तो ड्रामा है, और एक थी जो कहती थी है। अब जो कहती थी नहीं है और जो है कहती थी है, उन दोनों में से एक कॉमन एक थर्ड पार्टी थी जो कि व्हाट्सएप के हकीमों पे और उस पे चल रही थी। सही है। पूरी दुनिया भी रिसर्च कर रही है, वो समझने की कोशिश करें, क्योंकि नया डिजीज़ है, नए इसके जर्म्स हैं, क्या किस तरह रिएक्ट करता है, क्या सब कुछ है, और हमारे यहाँ तो आपको पता है हर चीज़ आ गई, राइट। सो लेकिन उसमें भी अब फिर उसमें लोगों ने कुछ क्रिटिसाइज़ भी किया, कुछ लोगों ने उसको, जिस तरह वो सना मक्की का कहवा आया वो मार्केट में शॉर्ट हो गया, वो 70 रुपये से 2400 रुपये पे चला गया, लोगों को मोशंस लगे, रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो कितना गर्म है और सारा कुछ। सो हमारे यहाँ एक तो ये है कि जो आपके टेक्निकल चीज़ें हैं उसके में प्लीज़ आप वो स्पेसिफिक वर्टिकल के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप हेल्प लें। सही। ऑर्गेनाइजेशंस में जो ये बात है वो यूजुअली वो वर्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, क्यों, और इसका जो ज़्यादातर टोल है वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे लेटर स्टेज पे आता है, इमीडिएट आपकी मेंटल हेल्थ पे आता है। सही। उसको मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि हम लोग बहुत से लोग, लाइक अमेरिका के बारे में कहा जाता था एक ज़माने में कि 80% हार्ट अटैक्स मंडे मॉर्निंग सुबह 8 बजे होते हैं, ये रिसर्च थी। जब आप उनसे वो पूछते हैं रीजंस, तो वो बताते हैं जो ब्लड प्रेशर का मसला था या पुराना हार्ट डिजीज़ था या जो भी था, सब कुछ था, लेकिन जो अंडरलाइंग फैक्टर था वो ये था कि मोस्ट ऑफ दीज पीपल दे वर गोइंग टू द सेम ऑफिस विच दे डोंट लाइक। ठीक है, उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं इन्वायरमेंट में वो काम करें जो कि उनको पसंद नहीं था, करना नहीं और फिर वो जो प्रेशर कुकर में वो रह रहे थे और वो फिर अपने स्किल्स पे या अपने आप पे काम नहीं कर रहे थे या वो रिस्क नहीं ले रहे थे कि कुछ और कर सकें, तो वो ये चले मैं कंफर्ट जोन में, तो एटलीस्ट मुझे कुछ पैसे मिल रहे हो, काम करें। इसी तरह से जो घर वाला इशू है वो ये भी है कि मुझे कंफर्ट है कि मैं जब घर पे काम कर रहा हूँ तो मैं सोफे पे लेट भी जाऊँगा, मैं टांगे भी सीधी करूँगा, ऑफिस में वो सब कुछ नहीं है, भी यूज़ कर सकता हूँ। इंटरेस्टिंगली ऑफिस में भी आप 8 घंटे रहें, 12 घंटे रहें, जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो आपके 3.5-4 घंटे से ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। उससे आगे पीछे आप सिगरेट पी रहे होंगे, दोस्तों से गपशप लगा रहे होंगे, बाहर फिर रहे होंगे या वैसे ब्राउजिंग कर रहे होंगे। सो प्रोडक्टिव आवर्स जो हैं डे में वो 3.5 से 4 घंटे हैं। ठीक। और जब मैं सफ़र कर रहा था इस चीज़ से, अपनी परफॉर्मेंस से और इन सारी चीज़ों से, मेरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इफेक्ट हुई थी। आई थिंक आज से 3-4 साल पहले, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इस तरह से स्ट्रेच में था, लाइक आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग एंड वर्किंग। तो मेरे दोस्त ने मुझे बहुत अच्छी बात की थी, उसने कहा था देख तू 4 घंटे से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकता जो कंप्यूटर पे है, बाकी जो जिस तरह मेरी ट्रेनिंग्स है वो तो ऑन द फ्लोर है, वो चल रहा है। तो उसने कहा था कि तुम 4 घंटे को चंक्स में डिवाइड कर लो पूरे दिन में। सो लेट जैसे सुबह 8 बजे से लेके, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ, सुबह 8 से लेके लेट जैसे रात 10 बजे तक तुम 4 घंटे के चंक्स बना लो, एक चंक 1 घंटे का बना लो, एक आधे घंटे का बना लो। सो यू नो कि ये जो डेडिकेटेड 1 घंटा है, आधा घंटा, ये सिर्फ वर्क है। सही। अब उससे होता ये है कि जब अगर आप उसमें भी फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि यार इसके बाद मेरे पास 2 घंटे हैं, उसमें मैंने पार्टी करनी है, उसमें मैंने रिलैक्स होना है। और जब आप, तो उससे एक तो फोकस आ जाता है, क्लैरिटी आ जाती है कि ये मेरा डेडिकेटेड 1 आवर है जिसमें मोबाइल साइड पे है, कोई बीमारी है भी या कोई चीज़ परेशान कर रही है तो उसको हम साइडलाइन कर देते हैं। बिल्कुल, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी उससे भी इंक्रीज हो जाती है। हमारे यहाँ जो दूसरा बड़ा मसला है कॉर्पोरेट सेक्टर में या जनरली वर्क प्लेसेस पे, वो ये है कि हमारे पास डिलीवरेबल बेस्ड वर्क नहीं है। हमारे यहाँ वो सेट कोई टेक्स्ट बुक में जो जेडीज लिखी हुई हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, बस जो काम आ रहा है सबसे कराई जा रहे हैं। आपके मुख्तलिफ टीम्स एक ही चीज़ पे लगी होती हैं, लेकिन अगर आप डिलीवरेबल बेस्ड काम करें कि इब्राहिम तुम्हारे आज के ये 3 डिलीवरेबल्स हैं, ठीक है, फरहान आपके आज के ये 5 डिलीवरेबल्स हैं, तो आप वो अब कब करते हैं, किस तरह कहते हैं, डेट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वंस यू आर डन विद द डिलीवरेबल्स, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ, यू विल बी डन विद योर जॉब, राइट। तो हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मुझे आपको 9 से 5 बुलाना है, वहाँ पे आगे फारिग रह लें, लेकिन मैं आपको फ्लेक्सिबल टाइम्स नहीं दूंगा। और इस कोविड से जो एक चीज़ एम्प्लॉयर्स को पता लगी है वो ये भी है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबल आवर्स के साथ काम कर सकते हैं तो शायद बहुत ज़्यादा यूटिलिटीज़ और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उनकी उसको ज़रूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। सो कुछ कंपनीज ने, मतलब नॉट एट मैसिव लेवल, लेकिन कुछ कंपनीज ने ये सोचना शुरू कर दिया है पाकिस्तान में भी और बाहर भी कि हम कॉन्टीन्यूसली इसको वर्क फ्रॉम होम कर देते हैं, बस हम हफ्ते में एक दफ़ा किसी कॉमन प्लेस पे मिल लिया करेंगे ऑल द टीम, तो ताकि जो एम्प्लॉयर है, जो ओनर है, उसकी जो फिक्स कॉस्ट है यूटिलिटीज़ की, लॉजिस्टिक्स की, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जो ऑफिस को ऑपरेट करने की रनिंग कॉस्ट है, वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। जितनी चाय पीनी है घर पे भी है, जो करना है आपने सारा कुछ करें। सो ये एक ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस भी है
इस तरह से ये चीज़ जो है अगर ये प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इसमें बेहतरी आएगी या किसी किस्म का नुकसान का अंदेशा है? आई थिंक इसमें जो हमारी फैमिलीज़ है उनको समझने की ज़रूरत है। जो बंदा या जो लड़का या लड़की जो काम कर रहे हैं वो उसको शायद कोई मसला नहीं होगा, वो एडजस्ट कर लेंगे, वो अपने एफर्ट पुट इन कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे। मसला है घर वालों का। अगर मैं लैपटॉप के सामने बैठ के काम कर रहा हूँ और कोई बेल हो रही है तो उनको पता है कि ये लैपटॉप पे फारिग बैठा है, इसने जाके जो है खोलना दरवाज़ा, कोई चीज़ ख़त्म हो गया तो उसने बाहर जाना है। बिल्कुल। अब लेकिन अगेन चूँकि ये स्ट्रेच ज़्यादा हो गया था 4-5 महीने में, तो मैंने अपने सोशल सर्कल में भी देखा कि बहुत से लोगों ने, जिस तरह अंग्रेज़ पहले से ही कह रहा था कि बहुत से लोगों ने अपना डेडिकेटेड वर्क स्पेस बना लिया घर पे, चाहे वो एक टेबल एक कुर्सी हो, मतलब कोई कमरा अलग से नहीं बनाया। उसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जब आप सुबह उठोगे, आप तैयार होगे, अगर आपने अपने कमरे में रखा है तो आप काम नहीं कर सकते। जब आप उठोगे, तैयार होकर, मुझे पता है कि मैंने फॉर एग्जांपल अपने लाउंज में या दूसरे कमरे में उस टेबल पे जाके बैठना है, तो मेरा माइंड जो है ना वो स्टार्ट हो गया कि अच्छा वो उस फेज में आ जाएगा कि अभी ऑफिस का काम कर रहा है, तो वो उस स्टेट में होगा, राइट। अगर मैं अपने कमरे में रखूँगा तो चांसेस हैं कि मैं उसी तरह, जिस तरह मैं सोया तो उसी तरह उठ के इतना फ्रेश भी नहीं होगा और काम शुरू कर दूँगा, प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होगी। सही। सो इससे पॉजिटिव्स तो बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप थोड़े से सेल्फ ऑर्गेनाइज हो जाएं, आपके पास अपने डेडिकेटेड वर्क स्पेस हो, और उस स्पेस में लोगों को पता है कि जब अब्बा जान, भाई बहन जो भी या वालदा उस टेबल पे बैठे हैं तो इसका मतलब है हम इनको तंग नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बेशक वहाँ पे बैठ के ब्राउजिंग या कुछ भी कर रहे हो, बट वो एक बाउंड्री सेट हो कि बस जब मैं यहाँ पे हूँ तो अब मुझे आप कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सही। और उससे जो है वो बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगेन डिलीवरेबल बेस्ड अगर आपका काम है, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी इंक्रीज़ करें, कम करें, वो आप पे है। लेकिन डिलीवरेबल बेस्ड टास्क में ये होता है कि फिर आपकी बहुत सी प्रोडक्टिविटी आपको सामने नज़र आना शुरू हो जाती है। अब तो पूरी दुनिया में आप देखें, पाकिस्तान या एशियन मार्केट जो है पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग में ऊपर क्यों है? एक तो चीप लेबर है। अब यहाँ पे अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपको बताता हूँ, अब बहुत से जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो ऑफशोर डेवलपमेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया से फ्रीलांसिंग में वो प्रोजेक्ट्स उठाते हैं और पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं। पाकिस्तान में अपने स्टाफ को रिमोट नहीं बैठने देते, वो कहते हैं जी काम नहीं होता। मतलब मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस ओनर हूँ, मैं अमेरिका का काम पाकिस्तान में बैठ के कर रहा हूँ, मॉनिटर भी हो रहा है, ट्रैकर भी चल रहा है, सब कुछ है, बिल्कुल। लेकिन जो मेरी अपने 10-15 लोगों की टीम है उनको कहता हूँ नहीं ऑफिस आओ। तो वो रिमोटली काम क्यों नहीं कर सकते? कुछ लोग शुरू कर दिए। सब तो इस तरह के टूल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, टीम मैनेजमेंट के, जिन पे आप वो लाइव अपडेट्स देख सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं काम करते करते अपने लैपटॉप पे फेसबुक पे भी जाऊँगा तो वो ट्रैकर आपको बता देगा कि इब्राहिम की एक्टिविटी ये, इब्राहिम अभी इस वक्त फेसबुक पे बैठा हुआ है, राइट। सो ये आपकी वो चीज़ें भी आपकी मॉनिटर हो सकती है। तो आई थिंक इसमें काफ़ी हद तक आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आप एफिशिएंटली यूज़ करके, और जो आपकी सेविंग्स हैं उसको आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या जनरल सोशल डेवलपमेंट में आप काफ़ी वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं और एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। डॉक्टर सादिया से जो है वो हड्डियों और जोड़ों से मुतालिक बात करते हैं। डॉक्टर सादिया, इस मौसम में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, पट्ठों में खिंचाव है, पट्ठों में दर्द है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, और यही कहा जा रहा है मरीज़ों की जानिब से कि हमें कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए कि हमारी हड्डियों और जोड़ों में जो है वो तकलीफ़ कम हो जाए, किसी तरह से हमें कोई इंस्टेंट रिलीफ का कोई जेल दे दिया जाए, कोई मेडिसिन दे दी जाए, कुछ ऐसा टोटका या नुस्खा बता दिया जाए कि हम फ़ौरन से ठीक हो जाएं, सुबह उठें और हम फ्रेश हो जाएं, हशाश बशाश हो जाएं, हमें कोई मेडिकल टेस्ट परफॉर्म करने का ना कहा जाए, हमें अपनी लाइफ रूटीन चेंज करने का ना कहा जाए, या हमें ये ना कहा जाए कि अगर जो खुराक हम इंटेक कर रहे हैं वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, इसको चेंज करना है और अपनी ग़िज़ा में, अपनी खुराक में कुछ ऐसे एसेंशियल्स शामिल करने हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमें इंडिकेट करेंगे कि हमारी बॉडी में कोई एफिशिएंसी है या खुदा न खास्ता कोई डेफिशिएंसी है, तो उसको हमने ट्रीट करना है। ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि हम डॉक्टर सादिया से जानेंगे और इनका हल क्या है, सोच को किस तरह से चेंज किया जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस माइंडसेट को चेंज कौन करेगा, इसके हवाले से भी ज़रूर उनसे जानेंगे, उनकी सजेशन क्या है। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़े, ब्रेक से वापस आते डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। 2 टॉपिक्स जिन पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ अमराज कारकर्दगी पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं, इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक पे जाने से कबल। और आज का हमारा दूसरा टॉपिक है इंसान दोस्ती का आलमी दिन। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, क्यों ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इसके हवाले से कितना ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के अंदर आगाही डेवलप करें, अवेयरनेस क्रिएट करें। बतौर कौम हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, बहैसियत कौम हम अपनी ज़िम्मेदारी को कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनमें डॉक्टर सादिया रियाज हैं, अली फरहान है और इब्राहिम अहमद है, जिनसे हम इन टॉपिक से रिलेटेड गुफ्तगू करें। ब्रेक पे जाने से कबल हम बात करना चाहते हैं डॉक्टर सादिया से और उसी बात की कंटिन्यूटी में आएंगे कि आजकल कौन से अमराज जो है वो आप ज़्यादा देख रही हैं, हड्डियों जोड़ों से मुतालिक हों या पट्ठों के खिंचाव से मुतालिक। बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं और बहुत सारी डिमांड्स भी आ रही हैं डॉक्टर सादिया। बिल्कुल हम देखिए, सबसे पहले तो अब जो हमारे पास आ रहे हैं ना, वो आफ्टर इफेक्ट्स हैं लॉकडाउन के और क्वारंटीन के। हम घरों में बैठे रहे, बिल्कुल बाहर नहीं निकले, कोई एक्सरसाइज नहीं की और बस खाते रहे। तो उसमें वो वेट बढ़ना शुरू हो गया। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ हमारा पोस्चर, कि जब भी बैठना, गलत बैठना, घंटों मोबाइल्स पे या लैपटॉप्स पे बैठे रहना, उसकी वजह से पेशेंट्स की नेक पेन और बैक पेन के इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। और सेकंड जो एक मैंने नोटिस किया अपने पेशेंट्स के अंदर कि ईद, बकरा ईद के बाद जो प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गोश्त का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद फिर अब यूरिक एसिड से रिलेटेड जो गाउट का मसला होता है, जिसमें जोड़ों में सूज जाना, वरम आ जाना प्रॉब्लम आती है, तो इसके साथ जो है वो पेशेंट्स आ रहे होते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि सिर्फ हम दवाई की बात नहीं कर रहे, हम बहुत सारी लाइफस्टाइल या अपनी ग़िज़ा को चेंज करने की भी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर गाउट या यूरिक एसिड एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि एक ऐसी बीमारी है जो कि अपनी ग़िज़ा को ठीक करने से या परहेज़ करने से ये बिल्कुल ठीक हो सकती है और पेशेंट एक बिल्कुल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन कॉमन प्रैक्टिस में मैं ये देख रही हूँ कि पेशेंट प्रेफर ये करेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे दवाइयाँ बताएं जी, मेरा यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है। जब मैं उनको समझाती हूँ कि नहीं जी आप ये ग़िज़ा का परहेज़ करें या फल फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गोश्त वगैरह ज़रा आप कम इस्तेमाल करें, तो उससे वो जो है वो थोड़ा कतराएंगे कि ये नहीं मैं कर सकता, लेकिन आप मुझे कोई दवाई बता दें। तो मैं पेशेंट्स को ये चीज़ बताना चाहूँगी कि दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दवाइयाँ भी केमिकल्स हैं, ठीक है, हम उनको मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल करते हैं उनके बेनिफिट्स के लिए। लेकिन अगर आप अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं, जब आपको ज़रूरत ही नहीं है और आपका वो मसला डाइट को ठीक करने से, वेट को कम ठीक करने से वो मसला आपका हल हो सकता है, तो फिर आपको अननेसेसरी जो है दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। यहाँ पे बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है जी विटामिन्स की। विटामिन डी ले लें, मल्टी विटामिन्स ले लें। पेशेंट्स अक्सर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं जी जब डॉक्टर साहब कोई विटामिन हमें लिख के या खुद से ले रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता उनकी बॉडी में क्या एफिशिएंसी है, क्या डेफिशिएंसी है, उन्होंने इनटेक करना है। बिल्कुल ऐसा। और मैं पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि जो आपने एक्सपेंसेस या खर्चा ये दवाई ख़रीदने पे करना है, आप वही खर्चा अच्छी ग़िज़ा के ऊपर करें। अच्छी आप फ्रेश बना हुआ खाना जिसमें सलाद, सब्जियाँ, फ्रूट, जैसे आजकल बहुत अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं, जूसेस बना के पिएँ। लेकिन पेशेंट्स का जो इंसिस्ट होता है वो ये होता है कि आप हमें दवाई जो है वो लिख के दें। तो आजकल हमारे हड्डियों जोड़ों के पेशेंट्स में इजाफा हुआ है और उसके जो रीज़न्स हैं वो यही हैं, बैठे रहना, पोस्चर ख़राब होना, वज़न का बढ़ जाना। फिर बाज़ लोगों ने घबराहट में आके दवाइयाँ छोड़ दी अपनी जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी वजह से फिर उनकी बीमारी के बार बार अटैक्स जैसे आते हैं वो आना शुरू हो गए। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि मेरा ख्याल एक सिंपल सी बेहतियाती से रिलेटेड हैं। अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो हम बिल्कुल इसका ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, यूरिक एसिड का आपने जिक्र किया, तो इसके जो इश्यूज आ रहे हैं उसके हवाले से कुछ साइंस एंड सिम्टम्स बताना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग इसको भी ये कह के इग्नोर करें कि शायद मौसम का असर है, मौसम ख़राब है, इसलिए जो है वो हमें तकलीफ़ हो रही है या हमें फील हो रहा है कि हमारे जोड़ सूज रहे हैं। देखिए हम पाकिस्तान में जो मैं देख रही हूँ ना वो ये है कि किसी को भी जोड़ों की तकलीफ हो जाए तो वो कहते हैं तुम्हें यूरिक एसिड हो गया है, तो बाजार से जाके फलानी दवाई खा लो और उसको जो इस्तेमाल कर लो, तुम अपना यूरिक एसिड चेक करवा लो, खुद से चेक भी करवाना शुरू कर देंगे। तो मैं पेशेंट्स को इस चीज़ से मना करूँगी कि खुद से जाके ना तो टेस्ट करवाएं, ऐसे खर्चा ना करें, ना ही खुद से दवाइयाँ इस्तेमाल करें। जहाँ तक यूरिक एसिड की बात आती है, इसके सिम्टम्स आपने पूछे, उसमें ये आ जाता है कि ख़ास तौर पे पाँव से ही शुरू होता है। बड़े अंगूठे की नीचे जगह होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडनेस, स्वेलिंग, सोजन, वरम जो है वो वहाँ पे आ जाता है और वहाँ से बढ़ता बढ़ता ये और जोड़ों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, टखनों को, घुटनों को और बाकी जोड़ों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। आम तौर पे ये अटैक्स की फॉर्म में आता है कि आपका जो है एकदम से अटैक आया, 3-4 हफ्ते वो रहा और उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो गया। और आमतौर पे पेशेंट आते भी है उस वक्त ही हैं जब उनको अटैक आया होता है।
पेशेंट ये बताते हैं कि उनको एकदम से बस उठे और बहुत तकलीफ़ का शिकार हैं, पाँव ज़मीन पे नहीं रखा जा रहा, ये एक एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये दवाइयों से बिल्कुल रिकवर हो सकती है। और जो एक्यूट फेज़ होता है, जब उनको अटैक आया होता है पेशेंट को, तो हम दवाइयाँ देते हैं। और उसके बाद साथ ज़रूर मैं दोबारा ये बात करूँगी कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रेश ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त और दालों से परहेज़ करें और एक्सरसाइज करें। बिल्कुल, ये बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो अगर हम डेली लाइफस्टाइल का अपना लें या हिस्सा बना लें तो डेफिनेटली हम बहुत से अमराज को ट्रीट कर सकते हैं। इंसान दोस्ती का आलमी दिन और इंसानियत को प्रमोट करने के हवाले से बात करते हैं अली फरहान से। अली, जैसे कि इंसानियत की बात हो रही है और इंसानियत को प्रमोट करना या इंसानियत के तकाजे ये डिमांड करते हैं कि एक दूसरे की मदद की जाए, उनका सहारा बना जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। तो कुछ ऐसे अमराज, अगर थैलीसीमिया के हवाले से ही बात की जाए तो वो पेशेंट्स ये डिमांड करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि दूसरे अफराद उनकी मदद करें, उनको सपोर्ट करें। इसके हवाले से किस तरह का जज्बा देख रहे हैं इस वक्त कौम में आप? जी, ये जो टॉपिक इंसान दोस्ती का बहुत वसी है और ये बिल्कुल पूरा दिन भी इस पे हम बात करें तो वो कम है। जैसे आपने हमारे सेंटर की जिस तरह से मैं मुंसलिक हूं थैलेसीमिया की बात की, तो इसमें एक बड़ी ब्यूटीफुल मैं एग्जांपल दूंगा कि इंसान दोस्ती का जो जज्बा पहले तो ह्यूमैनिटी में हमें बनी नूए इंसान हम आदम अलैहिस्सलाम से देखें तो हमें उस वक्त से ही नज़र आना शुरू हो जाता है। और जब हम अपनी सर्विंग में बात करते हैं तो आपके सामने आप देखें कि हम इमोशंस जो हैं इंसान के वो एसोसिएट करने के लिए आपको कोई वजह नहीं चाहिए होती है, आप उसकी कुछ नेचुरल इंस्पिरेशंस होती हैं आपकी। तो जैसे अब मैं अपने इसके एग्जांपल दूं, जो हम एक काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, उसमें जो मैंने अभी रिसेंट एक विज़िट कराया गेस्ट का, वो आई तो उन्होंने, अब हम कैंपेन्स करते हैं ब्लड डोनेशन के लिए और उसमें बाकायदा टीम मोटिवेशन करती है और फिर एक सिलसिला चलता है पूरा। लेकिन उन गेस्ट ने आके इन बच्चों से ऐसी उनको इंस्पिरेशन हुई कि उन्होंने हमारे कहे बगैर उन्होंने कहा कि उन्होंने विद इन 3 डेज़ ब्लड डोनर्स भी अरेंज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ मैं इन बच्चों के लिए, मैं रहूं या ना रहूं, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी और अपनी पूरी कम्युनिटी में कहूँगी कि इन बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट अब मैं हमारी जिम्मेदारी है लेके आना। तो ये इंसान दोस्ती का जो जज्बा है, और इसके लिए मैं कहता हूँ कि इनफाइनाइट वर्ड मैं यूज़ करूँगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप इसको यहाँ पे आके इसको रोक देंगे। और हमारे यहाँ जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जिनमें हम एसोसिएशन, सोशल बिहेवियर इंटरेक्शंस और ये सारी चीज़ें लेके आते हैं, तो आप देखें कि कोई भी इंसान है, कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हो, कुछ अमेरिका का प्रेसिडेंट भी हो, उसके अंदर एक इमोशन की वो साइट होगी कि उसने सर्विंग के हवाले से उसको कुछ अट्रैक्शन होगी कि हमने जो मेरे जज्बात हैं, मुझे लव है, मुझे अफेक्शन है, तो उसमें हम इस जज्बे को उस कदर की निगाह से देखते हैं। हमें हर इंसान को एक जो नेगेटिव कोई फीलिंग्स आती हैं तो हम उसको अवॉइड करते हैं। तो ये इसी तरह हमारे अंदर अल्लाह ताला ने जज्बात रखे हुए हैं। और इस दोस्ती का जो वर्ड है, अगर हम इसको अपने थोड़ी एज अ मुस्लिम नेशन के हवाले से देखें तो ये तो हमारा फ्रीज़ा है कि हमने जो है अपने सर्विंग में अपने साथ अपना जो पार्टनर है, अपने आपके नेबर्स हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं, उनके साथ आपने महज फ़राइज़ के अलावा आपने उनके साथ इंस्पिरेशनल एक इमोशनल ताल्लुक भी रखना है कि जिससे, और वो बगैर गर्ज़ के होता है, मतलब मुझे आपने कुछ दिया या नहीं दिया वो इस टर्म में नहीं आता। बिल्कुल। और इस जज्बे की कदर व मंजिलत हमें उसी तरह लेनी चाहिए कि ये एक इबादत के कंसर्न में है कि हम अगर किसी को सर्व कर रहे हैं, और इसमें एक हदीस भी है कि जब आप किसी मोमिन भाई के काम के लिए निकलते हैं तो वो जो ड्यूरेशन है जिसमें आपने उसकी मदद की है वो उसके बराबर है कि आपने मस्जिद में इत्काफ किया। क्या बात है, बहुत। तो ये हमें जो कॉन्सेप्ट है इनको उजागर करने की ज़रूरत है, और आलमी दिन के हवाले से हमें, मैं समझता हूँ कि इस पर पूरे के पूरे जो हैं वो सेशंस कंडक्ट करवाने चाहिए कि इसकी अहमियत क्या है। बिल्कुल, इसकी अहमियत पर भी गौर करना है और इसके हवाले से आगाही भी फराहम करनी है। ज़रूरी नहीं इब्राहिम कि हम किसी दूसरे की मदद की जब बात करते हैं तो फाइनेंशली ही सपोर्ट करेंगे तो दूसरे की हम मदद कर पाएंगे। हम दूसरे के साथ अपना टाइम शेयर करके, उसके एहसासात और जज्बात से आगाही लेकर, या उसके साथ कोई ना कोई ऐसी बात शेयर करके जो उसके दुख दर्द में किसी किस्म की कमी वाक़ई कर दें, इस तरह की प्रैक्टिसेस करके भी दूसरों के साथ जो है अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं या इंसानियत दोस्ती को प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं तो ये कहूँगा ये भी शायद ज़्यादा है। आप अगर इसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखें तो जो सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस है वो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं किसी बिल्डिंग में जाता हूँ तो उसके किसी जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, ऑफिस बॉय हैं, उनको सिर्फ सलाम करना जो है वो ना तो मेरे से फाइनेंसिस मांगता है,
ना मेरे से टाइम मांगता है, क्योंकि मैंने उस दरवाजे से गुजरना है। एग्जैक्टली ठीक है, अगर मैं किसी जगह पे बैठा हूँ तो वहाँ पे जो बंदा सर्व कर रहा है, तो अगर उन्होंने मुझे चाय या पानी कुछ भी दिया तो उनको सिर्फ शुक्रिया बोल देना। अगर आप किसी होटल में या दोस्तों के साथ कैफ़े में या वेटर ने आपका खाना मेज़ पे रखा है तो सिर्फ उसको शुक्रिया कह देना, उसकी तरफ हंस के देख लेना या उससे आराम से काइंडनेस से बात कर लेना। तो आई थिंक ये भी काफ़ी हद तक प्रमोट करता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक इशू हुआ ये है कि जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो हम उसको बड़ा टेक्निकल समझना शुरू कर देते हैं। सही। जिस तरह अभी आपने कहा कि जी मैं इंसान दोस्त तब भी बन सकता हूँ जब मैं टाइम भी शेयर कर रहा हूँ, फाइनेंशियल हेल्प कर रहा हूँ या फिजिकल किसी के साथ हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ, ये ज़रूर है, लेकिन ये सेकंड डिग्री है। अगर मैं सोचूंगा कि मैंने ये करना है तो मेरे पास कॉमन एक्सक्यूज़ क्या है कि जी घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहा तो दूसरों को क्या दूँ, मेरे अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे, मैं दूसरों का क्या करूँ, मेरे अपने इतने मसले चल रहे हैं, मैं किसी और के क्या मसले सुनूं। लेकिन जब आप ये बात करते हैं बेसिक लेवल पर, जिस आपने बेसिकली वो स्पिरिट प्रमोट करनी है। सही। कि स्पिरिट प्रमोट करने के लिए कि यार आप जिनसे जो आपका रोज़ का मेल जोल है, फॉर एग्जांपल ऑफिस में अपने कोलीग्स के साथ, अगर आपके सीट पे आने से या उस कमरे में आने से लोगों में एक कंफर्ट आ जाता है, लोगों में एक तसल्ली होती है कि यार अभी हमारा टाइम अच्छा गुजरेगा, या एटलीस्ट कोई किसी के साथ वर्बल या अब्यूज़ या फिजिकल अब्यूज़ उसमें नहीं होगा, तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। बिल्कुल ऐसे ही। उसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या ये जिस तरह जो डिज़ास्टर में लोग रिलीफ एफर्ट्स में काम करते हैं, जिस तरह फरहान थैलेसीमिया उसमें काम कर रहे हैं, ये तो एक बहुत नोबल और एक हाई स्टेज है, उनमें तो ज़रूरत है ही है। लेकिन अगर आप उसमें नहीं कर सकते तो ये जो रूटीन की चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं दो चीज़ों में से एक चीज़ चूज़ कर सकता हूँ कि मैंने अपने हमेशा माथे पे बल रखना है, अपना मुंह को हमेशा गुस्से में रखना है, बिल्कुल, या मैं मुंह पे अथॉरिटेटिव हूँ, मेरे मुस्कुराहट रखनी है। सबऑर्डिनेट्स को ये पता चलना चाहिए कि मैं बहुत बारो हूँ, उनकी एक गलती पे उनके साथ कुछ भी हो सकता है, या मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। ठीक है, वो कहते हैं ना, यू आर नेवर फुली ड्रेस्ड विदाउट अ स्माइल। अब हमारे यहाँ जनरली इतने ज़्यादा इश्यूज हैं, आपके फैमिली में होंगे, रिलेशनशिप्स में होंगे, घरों में होंगे, बाहर ऑफिस में होंगे, रोड्स पे होंगे, सोशल इश्यूज हैं कि हम लोग हंसना भी भूल गए हैं। और जब कि मैं खुद हंसना भूल गया हूँ तो मैं लोगों के साथ हंसते हुए बात करना भी भूल गया हूँ। आपको याद होगा कि पहले ज़माने में जो शख्स बहुत हंसता था या वो थोड़ा सा एक जॉली होता था, कहते थे यार बड़ा हंसमुख है, इसकी नेचर बहुत अच्छी है। अब आप जब लोगों से हंस के बात करते तो कहते हैं यार ये ज़रूर फेक है, ये एक्टिंग कर रहा है, इसका कोई मकसद होगा। आप ये सोचिए कि कितना मिसट्रस्ट हमारा डेवलप हो चुका हुआ है कि जो बेसिक कर्टेसीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी अपने से लोअर बंदे को अगर दुआ भी दे दिया, दुआ का मतलब हर किसी ये नहीं है, अच्छी बात है, अगर आप मुसल्ले पे बैठे हैं नमाज में कर रहे हैं वो अच्छी बात है, यूजुअली लोग सिर्फ अपनों के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप कॉमन किसी पब्लिक प्लेस में और आप सिर्फ किसी को यही कहते हैं खुश रहे यार, अल्लाह तुझे खुश रखे, कामयाब रहे, तो बट वो भी एक बेसिक वन लाइनर है ना। बट ये नहीं कि सिर्फ आप उसको लिप सर्विस दो, बट इट्स मोर लाइक कि आप उसको यू मीन व्हाट यू से। ये छोटी छोटी ऐसी इतनी चीज़ें हैं कि आपके माशरे में जब ये स्पिरिट इंजेक्ट होगी तो इंसान दोस्ती के साथ साथ इंसानियत आपको एक डिफरेंट लेवल पे नजर आएगी। बिल्कुल नजर आएगी। इसके हवाले से बिल्कुल हम मजीद भी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ सोल्यूशंस और सजेशंस डिस्कस करेंगे अपने तीनों मेहमानों से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं इंसान दोस्ती का आलमी दिन, और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? इंसानियत को फ़रोग़ देना, इंसानियत के तकाज़े पूरे करना, और यही हमारा कल्चर और हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है कि हम इंसानियत की खिदमत करें, इंसानियत की मदद करें, इंसानियत को प्रमोट करें। इसके हवाले से हमारी कौमी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं उनको भी हम हाईलाइट करें और इन ज़िम्मेदारियों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं इस पर भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारी टीम ने इस टॉपिक से रिलेटेड एक रिपोर्ट तैयार किया, आइए रिपोर्ट देखते हैं फिर गुफ्तगू करेंगे।
बिल्कुल जी, रिपोर्ट आपने देखी और ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि दूसरों के काम आना, दूसरों की बेलौस मदद करना और उनको सपोर्ट करना। इसके हवाले से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर इम्तियाज़ कराची से मौजूद है, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? जी आ रही है, फरमाइएगा क्या कहना चाहेंगे? मैडम, इंसान दोस्ती की आई थिंक बात हो रही है। जी बिल्कुल। तो मैडम एक शेर अर्ज करूंगा, अगर आप सुने तो। बड़ी अजीब हालत है, अच्छे लोग तो मौजूद है, इंसान दोस्ती वाले, फलाह बहबूद वाले, मगर अजीब सा माहौल क्रिएट हो चुका है। हम हमारे जैसे ही लोगों में, यानी कि यहाँ रहने हैं, और यूरोप, कनाडा, अमेरिका में तो आप देख रहे हैं, कुत्ता भी अगर डूबने लगे तो जाबाज लोग कूद के उसको जान बचा लेते हैं, है ना? ऐसे ही है ना, और उसको इंसान से ज्यादा इज्जत देते हैं। बात दरअसल ये है कि जहन में एक बात आ रही, देखिए इंसान दोस्ती, हमारा मजहब यही दर्ज देता है। और जरा चंद सेकंड ज्यादा चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात करनी। देखिए हॉक्सवे पे, कैंजर झील पे और बहुत सी जगहों पे अक्सर इत्तला आती है, बरसों से आ रही के लोग डूब गए और बेचारे इंतकाल कर गए ना। तो मैडम, इंसान दोस्ती तो हम दिखा ही नहीं रहे। हमें चाहिए कि लाइफ गार्ड वालों का एक इदारा बना के, एक ऑफिस बना के हर साहिल पट्टी पर रखें और वो दूरबीन से देखता रहे, मंजर के कोई डूबने लगा तो फौरन जाए। यूरोप, कनाडा, अमेरिका में ऐसा है। हम इंसान दोस्ती में जरा से पीछे रह गए हैं, बल्कि बहुत पीछे रह गए हैं। अगर इंसान दोस्ती हम नहीं दिखाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती। कहते हैं ना, दोस्ती ऐसा ना था जो सोने से महंगा। दोस्ती किसी भी मजहब के इंसान को अपना बना सकता है, जानवर को अपना बना सकता है। मैंने कल एक प्रोग्राम देखा जिसमें गाय, खूंखार किस्म की गाय, मगर वो बच्चा उसको प्यार कर रहा है तो वो भी बच्चे को कर रहा है प्यार। तो मकसद ये कि इंसान दोस्ती अगर नहीं होगी तो ये दुनिया रेगिस्तान, जंगल, बेआबान बन जाएगा, और इसके लिए चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने पार्टिसिपेट किया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर किया। डॉक्टर सादिया, इंसान दोस्ती की बात हो रही है, इंसानियत को प्रमोट करने की बात हो रही है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसानियत को फ़रोग देने की बात हो, इंसान की बेलौस खिदमत की बात हो और आपके प्रोफेशन को ना डिस्कस किया जाए। खुसूसन हमने कोविड की सिचुएशन में देखा कि किस तरह से हमारे मेडिकल प्रोफेशंस ने अपनी सामने आके खिदमत सर अंजाम दी, खिदमत खल्क के जज्बे को एक अरूज दिया। बिल्कुल उमा, देखिए यहाँ पे वही बात आ जाती है कि सब रिश्तों से बड़ा मेरा ख्याल है इंसानियत का रिश्ता है। और यहाँ पे आपको सेल्फलेस होके, बेलौस होके आपको अपनी खिदमत जो है वो अंजाम देना पड़ती है। अब देखिए, जो भी पेशेंट की हम दिन रात हम खिदमत में लगे हुए हैं, ना तो पेशेंट हमारा रिश्तेदार है, ना हम उसको जानते हैं, लेकिन हमारी कोशिश पूरी होती है, 100% हमारी एफर्ट होती है कि हम किसी ना किसी तरह इसको बेहतर कर दें, इसकी जान बचा सकें, इसको वापस अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। तो ये एक बेलौस किस्म का रिश्ता है। यहाँ पर अगेन पेशेंट्स के साथ भी मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाएँ, आप अपनी पूरी बात बयान करें। और डॉक्टर्स हजरात और पैरामेडिक्स भी जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट होगी, आप पेशेंट के साथ हमदर्दी का और कंपैशन का रिश्ता रखिए। आप ये नहीं समझें कि पेशेंट ऑलरेडी बेचारा घबराया हुआ होता है, तो आप इखलाक से बात करें, उसको समझाएं, उसको एजुकेट करें, और गुस्सा और डांट डपट से जो है ना, उससे आप परहेज़ करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने पेशेंट को अच्छा समझा पाएंगे, उसका इलाज अच्छा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो डेफिनेटली अगेन मैं ये बात करूँगी कि इंसानियत का रिश्ता हर रिश्ते से बड़ा है। बिल्कुल बहुत बड़ा है, और इंसानियत को फ़रोग देना, हमने इंसान की बेलौस खिदमत करनी है। जैसे कि हम अभी कोविड की सिचुएशन को डिस्कस करें कि किस तरह से हमने देखा कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने ये जज्बा हुब्बुल वतनी कह लें, जज्बा खिदमत खल्क कह लें, कि इसको उन्होंने परवान चढ़ाया और ये नहीं देखा कि हमारी जान भी ख़तरे में आ रही है, हमने इंसानियत को प्रमोट करना है, इंसानों की बेलौस मदद करनी है। इसके हवाले से क्या कहेंगी? पूरी कौम बल्कि जो है वो ट्रिब्यूट पेश कर रही है अपने डॉक्टर्स। बिल्कुल हम देखें, बात वही आ जाती है कि कोई भी अमाउंट या कोई जो भी आप पैसा जिसको अगर हम इसमें देखें तो वो इस चीज़ का नेमुल बदल नहीं हो सकता कि आप खुद अपने प्यारों को छोड़ के अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के, कि आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन आप दूसरों की खिदमत के लिए वहाँ जा रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे कोलीग्स, हम लोग जो हैं बहुत बहुत दिन अस्पतालों में रुके, घरों में वापस नहीं आए कि हमारे घर वालों को इन्फेक्शन ना हो जाए। तो बहुत सारी सेक्रीफाइस करके, बहुत सारी कुर्बानी दे के हमने ये मुश्किल वक्त गुजारा है और गुजार भी अभी रहे हैं। तो अगेन बात वही आ जाती है कि शायद पैसों में उसका मुआवजा तो नहीं उस तरह से मिल पाता, लेकिन
इसका जो सबसे अच्छा मुआवजा मिलता है ना हुमा, वो है लोगों की दुआएं। बिल्कुल। और जब लोग और पेशेंट्स आपके लिए दुआएं करते हैं, आपके लिए विशेस करते हैं, यकीन करें कि आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है, आपकी सारी जो मेहनत है ना, आपको उसका रंग नज़र आना शुरू हो जाता है, उसका अजर आना शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ हमारे लिए दुआएं जो है, जिस तरह हमारी आवाम कर रही है, बिल्कुल करते रहे और हम आपकी खिदमत में ऐसी बिल्कुल अपने तमाम डॉक्टर्स, अपने मुल्क के तमाम पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हम भी जो है वो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है वो उनके लिए कामयाबियाँ अता करें, उनकी बेहतरी के लिए हम भी एफर्ट्स कर रहे हैं, उनके लिए दुआ गो हैं। और हम जो है वो बात कर रहे हैं इंसानियत दोस्ती की। इंसानियत दोस्ती का आलमी दिन, इस दिन को मनाने का मकसद क्या है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके टूवर्ड्स हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है, इनको हम पूरे कैसे कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बड़े, ब्रेक से वापस आपसे कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सद सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंसान दोस्ती का आलमी दिन और बहैसियत कौम हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, अब हम इन जिम्मेदारियों के हवाले से बात करेंगे। अली से जानेंगे कि अली का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अली, जब हम जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो वहाँ दूसरों को आसानियाँ फराहम करना, दूसरों को सपोर्ट करना, दूसरों के लिए ऐसे हालात पैदा करना कि लोग आपको दुआ दें, ऐसा ना हो कि आपके होने या ना होने से उनको कोई फ़र्क ना पड़े, इस कॉन्सेप्ट के हवाले से क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और हमें इस चीज़ को इस तरह से लेना चाहिए कि हम जब सर्व करते हैं और अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देते हैं तो हमें आप में बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता है कि हमें कहा जाता है कि अल्लाह ताला अपने जो हकूक़ है वो माफ़ कर देगा, लेकिन जो बंदों के हकूक़ हैं वो माफ़ नहीं करेगा। ये उसी कॉन्सेप्ट में ही है कि हमने अपने फ़राइज़, अपने जो हमारे से मुंसलिक लोग हैं, आप इवन के रोड पे जा रहे हैं, आपके किसी के साथ उसका आपकी कोई ऐसा ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप उस इंसान की मदद कर देते हैं बगैर किसी उस लालच के कि वो आपको क्या दे सकता है। तो इस एहसान का जो बदला है वो आपको अल्लाह ताला किसी और पराए में इस कॉन्टेक्स्ट में देता है कि वो आपके वहम व गुमान में भी नहीं होता। और इसी हम कॉन्टेक्स्ट को अगर आगे बढ़ाएं तो ये आप देखते हैं कि जो हमारे दीगर हमारे जो फ़राइज़ हैं, हम अपने बच्चों के लिए, अपनी उनकी नशोनुमा के लिए हम उनके लिए जो इक़दाम करते हैं, हम उनके लिए एक स्ट्रेस भी लेते हैं कि जी हम किसी तरह एक अच्छा उनको काबिल इंसान बना सकें। तो वो काबिल इंसान उसी सूरत में है कि अनलेस अनटिल आपके अंदर ह्यूमैनिटी का जज्बा नहीं है। और उसमें आप हमारे पास जो हम देखते हैं कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब कुछ एक साइड पे हैं अगर आपके अंदर इखलाक और एक वो ज़र्फ़ पाया नहीं जाता। तो इसी तो हमारी जो बहसीत को हमें अपने फ़र्ज़ को उजागर करना चाहिए कि जो हमने अपना जो हमारा मेन कॉज था कि हमने अपने इंसान के आने का मकसद ही है कि वो अल्लाह ताला का नायब है और इस दुनिया में क्राउन क्रिएशन के हवाले से जो हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। और ये खाली हम इसमें मजहबी उस तनासुब के अलावा भी और पूरी ह्यूमैनिटी में आप जिस मज़हब में भी देखें ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। और इसकी खूबसूरती इसी तरह ही है कि आप किसी के एक फूल लगाते हैं और उस फूल से फिर कितने लोगों को खुशबू आती है। उस फूल के अगर कोई उसको खेड़ता भी है तो तब भी उसके हाथ में उसकी खुशबू का असर रहता है। तो हमें इस जज्बे के साथ इस सर्विंग को लेके चलना चाहिए। और दूसरा जो इंसान दोस्ती के हवाले से मैं मौजूदा हालात में ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस वक्त हम डिजिटल दौर में रह रहे हैं, तो इसमें हम फ़िज़िकली इंसानों के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाएं। अनफॉर्चुनेटली कोविड के दौरान हमें ये बहुत इश्यूज़ और बहुत डिस्कशंस भी हुई हैं इस पे, लेकिन जो हमारे इस वक्त गैजेट्स टूल्स आ चुके हैं, मोबाइल फ़ोन, सेलुलर फ़ोन्स, इनकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो हमें दोस्ती के आंसर को इस तरह लेके जाना चाहिए कि जिससे आपको फ़ायदा हो, आपकी अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इफेक्ट ना हो, और जो आपका जो एक्चुअली जो आप जब किसी से मिलते हैं तो वो एक डिफरेंट लेवल होता बजाय इसके कि आप इस टूल्स के ऊपर इन्हसार करें।
करें। तो हमें अपनी दोस्ती को उसी तरह रखना चाहिए जो हमें अज़ल से अब तक इंशाल्लाह उस कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है कि हम जाते हैं, हम 2 मिनट के लिए चाहे किसी से मुस्कुरा के बात कर लेते हैं तो उसकी मेरे ख्याल में मोर देन 60% एंग्जाइटी और परेशानी ख़त्म हो जाती है। ये भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसको हम इंसानियत में लेके जा सकते हैं। डेफिनेटली ले जाना बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं तो वहाँ हमने सोसाइटी के माइंडसेट को हमवार बनाना है, चेंज करना है। कुछ ऐसी नाहमवारियाँ जो कि हमारे माशरे में बिगाड़ का सबब बन रही हैं, हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं, उनको भी हमने कंट्रोल करना है। और यही इंसान दोस्ती की बेहतरीन मिसाल भी है। इब्राहिम, इन नाहमवारियों को कैसे हमवार किया जा सकता है जिनमें दूसरों की टांग खींचना, दूसरों से आगे बढ़ना, किसी की हक तलफी करना, किसी के हुकूक ना पूरे करना, अपने फ़राइज़ से जो है वो इग्नोरेंस दिखाना, ये बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारे माशरे में हो रही हैं। हुमा, ये अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये बड़ा डीपली रूटेड है हमारी सोसाइटी में अब। पहले जब हमारे पास जॉइंट फैमिली सिस्टम का रिवाज था तो आपने देखा होगा कि अगर बच्चों के या इवन बड़ों के भी आपस में डिफरेंसेस होते थे तो जो घर का बुज़ुर्ग होता था, जो उसका फैसला होता था वो होता था और वो मानते थे और दिल से मानते थे। सो अगर मैं और फरहान एक ही फैमिली में और हम एक दूसरे को जितना भी बुरा समझते हैं, लेकिन अगर बुज़ुर्ग ने कह दिया तो हम साथ हैं और हम साथ खा रहे हैं, तो आपके बहुत से ऐसे मसले ख़त्म हो जाते थे। आजकल जब आप देखती हैं तो बहुत सी अना की जंग आपको नज़र आती है, चाहे वो भाइयों में हो, रिश्तेदारों में हो, कोलीग्स में हो, बिजनेस पार्टनर्स में हो, जिस तरह भी हो। तो क्योंकि आपके पास एक अथॉरिटेटिव वॉइस नहीं है जो कि उसको जो है रिजॉल्व कर सके, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। दूसरा जो माइंडसेट का इशू है वो प्राइमरीली इस वजह से है, वो हमारी अपब्रिंगिंग और सोशल कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा, अगर आपने भी अपने घर में छोटे बच्चों को देखा हो तो जो बच्चा 8-10 माह का होता है, जब पहली दफ़ा अपने पाँव पे खड़ा होता है तो घर वाले उसको पकड़ते हैं कि इसको पकड़ो कि ये गिर ना जाए, और उसको उंगली पकड़ाते हैं कि बेटे इसको पकड़ के चलो। तो हमें बचपन से सहारे की आदत है। जब वही बच्चा क्रॉल करते हुए सीढ़ियों की तरफ जाता है तो माँ बाप या बड़ा भाई बहन जो है वो बच्चे को पीछे से खींच के ले आते हैं कि इसको चोट लगेगी। वो बाप या वो माँ या वो बड़ा शख्स जो है वो क्यों नहीं ऊपर वाली सीढ़ी पर जाता और बच्चे को कहता बेटे ऊपर आओ। बच्चा ऊपर है, फिर आप एक सीढ़ी ऊपर जाओ और बेटे ऊपर आओ। तो बच्चे को सीढ़ी चढ़ना नहीं सिखाते, पीछे से जाके टांग खींच देते हैं कि वापस आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर दो। सो सम हाउ वो साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में कंडीशन हो चुका है और फिर हम उसमें लोगों की टांग खींचना जो हमारा कौमी वतीरा बन चुका है। उसमें दूसरी चीज़ आप ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप और मैं, आप इस लेवल पे और मैं इस लेवल पे हूँ और मैं आपको बीट करना चाहता हूँ या मैं आपसे बेहतर बनना चाहता हूँ, तो उसका तरीका क्या है कि मैं अपने स्किल्स इंप्रूव करूँ, अपनी शख्सियत को बेहतर करूँ, किताबें पढूँ, लोगों से सीखूँ और मैं आपके लेवल या आपसे ऊपर जाऊँ। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये मैं आपके यहाँ से टांग खींच लूँ। तो आसान तरीका क्या है जिसमें एफर्ट नहीं है, वो आपकी टांग खींच दे। उसमें मैं आपके कोलीग्स को भी आपके बारे में भड़काऊंगा, आपके बारे में सोसाइटी में बातें करूंगा, लोगों को आपको अगेंस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें मेरी एफर्ट कम है, सिर्फ लिप सर्विस है ना। लेकिन अपने आप पे काम करना, शख्सी निखार लाना और शख्सियत को बेहतर बनाना कि लोग समझें कि मैं अच्छा हूँ, वो ज़रा टफ और टाइम डिमांडिंग काम है। तो जिस तरह हम पहले मौजू पे बात कर रहे थे, हमें लाइफ हैक्स चाहिए, क्विक फिक्सेस चाहिए, तो उस वजह से एक जनरल मिसट्रस्ट डेवलप हो चुका है। आपके हंसने को बुरा समझा जाता है। अगर आप कर्टियस हों, पहले होता था कि पहले रिश्ते होते थे तो उनसे काम होता था, अब काम होता है तो रिश्ते होते हैं। बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई। सो आई थिंक इसको जिस तरह आज का ये दिन है और इसको कॉन्टीन्यूसली अगर हम देखा जाए तो हमें एक तो इसको इन प्रैक्टिसेस को बार बार इंजेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे फरहान ने कहा कि शायद इस पर हम पूरा दिन बात कर सकते हैं, और ये छोटी छोटी एक्ट ऑफ काइंडनेस है जिस तरह हमने देखा। अच्छा, फिर पाकिस्तान में जो है ना हर चीज़ बहुत सरफेस पे है। जिस तरह कोविड आया तो बहुत लोगों ने मैसिवली मदद की, राशन ड्राइव्स की, रिलीफ एफर्ट्स की, कोई फ्लड वगैरह आ जाता है, अर्थक्वेक आया, रिलीफ एफर्ट्स की, हर जगह लोग करते हैं। बाहर का कॉन्सेप्ट आया वॉल ऑफ काइंडनेस का, लोगों ने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे भी। लेकिन अगेन ऑल दीज एफर्ट्स आर नॉट सस्टेनेबल। सो एक तो हम इन एफर्ट्स को एक नेशनल एक जगह पे यानी एक बड़े सर्कल में लेके आना है और सस्टेनेबल बनाना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने एक दफ़ा 10,000 लोगों की मदद कर दी, बट द पॉइंट इज़ कि मैं हर साल 1,500 या 1,500 लोगों की मदद कर रहा हूँ। सो सस्टेनेबिलिटी इज़ देयर। और वो मदद भी ऐसी की जाए जिस तरह इस्लाम में भी जो मदद का कॉन्सेप्ट है वो ये है, या इवन जो ज़कात का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आप किसी को ज़कात दें तो वो कुछ सालों में इतना खुद कफील हो कि वो आगे से ज़कात दे सके। सो जो मदद है इट हैज़ टू बी म्यूचुअल। अगर आपने हमेशा मछली पकड़ के दे ही जा रहे हैं लोगों को और लोगों को आप सिर्फ उन पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनको आदत पड़ गई है।
सो जो हमारा बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड का सेगमेंट है, उनको आदत पड़ गई कि कोई ना कोई मदद को आएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जिसकी मिसाल आपने देखी होगी, लोग ईद का गोश्त बेचते हैं, जब राशन ड्राइव हो रही थी लोग राशन बेच रहे थे दुकानों पे। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ बताती हैं। सो इसमें आपको मुझे मीडिया के तवज्जो से भी और जनरली ये माशरे में भी हर एक को अपनी कलेक्टिव एफर्ट जो है उसको शो करने की ज़रूरत है। आपको बड़े बड़े पहाड़ नहीं हटाने, छोटे छोटे काम करने, लेकिन कंसिस्टेंटली करते रहने चाहिए, तो वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाए। मैं अभी नहीं सीखूंगा, अगर फरहान के साथ मेरी दोस्ती है और हम इकट्ठे रहते, तो फरहान अगर इस तरह का काम कर रहा है, मैं एक दफ़ा उसको बुरा भी समझूंगा, मैं कहूँगा यार ये सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए कर रहा है, मैं इसको डाउट भी करूँगा। बट जब मैं कंसिस्टेंटली देखता रहूँगा तो चांसेस हैं कि कुछ महीनों में या साल में मैं भी करना शुरू कर दूँगा। सो ये जो रिपल इफ़ेक्ट है, जो लोग आपके एक्शंस को देख के सीखते हैं, ये चीज़ बहुत रोल प्ले करती है। बिल्कुल, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, आप बाहर, आप में रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं, कुछ भी नहीं है, आपके घर में 5 लोग होंगे, एक आप हैं, तो उन जो बाकी 4 लोग हैं, आप उनसे हंस के बात तो वो कर सकते हैं, खुश इखलाकी से तो रह सकते हैं। जिस तरह हदीस में है कि तुम में से बेहतर वो जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और आप वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। सो द पॉइंट बीइंग कि आप अगर यही इसको मान लें तो आपने 4 लोग ठीक रखे हैं। अदरवाइज होता यह बहुत सी फैमिलीज़ में ये जो आपको बहुत सा सोशल आपको नज़र आती हैं चीज़ें, वो आउटकम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रोकन फैमिलीज होती हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप्स होते हैं, वालिदैन का वो रिलेशनशिप उस तरह से बच्चों के साथ नहीं है, वो एक फासला है, बच्चे अपने सर्कल में हैं। सो अगर आप वो 4 लोग भी ठीक कर लें तो वो 4 लोग बाहर जाकर 40 को ठीक कर लेंगे। और कंसिस्टेंसी यही हमारी कोशिश होनी चाहिए और इसी के लिए हमने जो है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। डॉक्टर सादिया, आपके जहन में क्या सजेशन है? ये जो मिसट्रस्ट की कैफियत है जिसको हमने डिस्कस भी किया, चाहे पेशेंट्स की जानिब से हो चाहे डॉक्टर्स की जानिब से हो, इसको भी हमने किसी हद तक कंट्रोल करना है। बिल्कुल नुमा, यहाँ पे बात ये रहती है कि एडवाइस जो आपको दी जा रही है ना, उसको आप फॉलो करें। और इधर एक्सपर्ट एडवाइस, स्पेशली किसी स्पेशलिस्ट से आप उसको ज़रूर लें। बात वहाँ पे आ जाती है मिसट्रस्ट कि अगर आप कोई क्वैक्स या कोई हकीम या कोई इधर से सुनी सुनाई चीज़ों के ऊपर आप अमल कर रहे हैं और खुदा न खास्ता किसी मसले का शिकार हो गए हैं और आपका मसला ख़राब हो गया है, तो फिर वहाँ पे वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा मैसेज भी पेशेंट्स के लिए यही होगा कि प्लीज़ ख़ुद से जाके टेस्ट करवाना, दवाइयाँ लेना, इधर उधर के मशवरों पर अमल करना। देखिए आपकी लाइफ है, आपकी बॉडी है, इसको रिस्क पे मत डालें। आप कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मशवरा लेके उसकी हिदायत पर अमल करें। ये बिल्कुल। और अगर कोई डिमांड कर भी रहा है कि आप उसे मशवरा दें तो वो मेडिसिन वो इस्तेमाल कर लेता है या आपके बताए हुए नुस्खे टोटके पर अमल करता है, तो वहाँ भी मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन मशवरा यही हो सकता है कि आप प्रॉपर किसी कंसल्टेंट के पास जाएं। मेरे पास आपके देने का कोई मशवरा बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल उनको बता दें कि देखिए मैं नहीं जानता कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ डॉक्टर से चेक करवाएं। इस चीज़ को हमें ओवरऑल अपने सोसाइटी में इसको इनकरेज करने की ज़रूरत है कि लोग हम इस चीज़ से बाहर निकलें, थोड़ी तरक्की करें और सही मशवरे पे जाएं और उसको अमल करें। बिल्कुल सही मशवरे पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सादिया की जानिब से मैसेज आ गया है, बहुत खूबसूरत बात उन्होंने की। अली, आपका क्या पैगाम है हमारे व्यूअर्स के लिए आज के दिन की मुनासिबत जी बिल्कुल, मेरा ये पैगाम है कि हमें हेल्प का विजन ये रखना चाहिए कि एक तो हेल्प ये होती है कि मैं आपके पास आए और मैंने आपको पेश किया कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप मेरी मदद करें, जबकि असल विजन ये है कि आपके कहे बगैर, मेरे कहे बगैर हमें खुद दूसरों से पूछना चाहिए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। हमें इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलना चाहिए, हम खुद दूसरों के लिए हाथ बढ़ाएं। ये इस चीज़ का वेट किए बगैर कि कोई आएगा तो हम अगर हो सकेगा तो कर देंगे, तो हमें खुद जाके पूछना चाहिए और दूसरों के लिए मदद के लिए, उसके लिए इक़दाम जो भी हम कर सकें एटलीस्ट हम उसमें पार्टिसिपेट करें, कि बजाय इसके कि हम कोई हमारे पास आए। जो असल अहसन वे है वो यही है कि हम दूसरों की मदद खुद करें। डेफिनेटली बहुत खूबसूरत बात। जी इब्राहिम, आपका क्या पैगाम है? मेरा तो सिंपल वन लाइनर जो अशफाक साहब मरहूमी कहा करते थे कि आसानियाँ बांटें। आसानी अगर आपके कलम से बांटी जा सकती है, आपके एक्शन से बांटी जा सकती है, आपके टाइम से, आपके रिसोर्सेज से, किसी भी चीज़ से बिल्कुल आप आसानी बांटें। और स्टार्ट अपने घर वालों से, अपने इमीडिएट दोस्तों से, अपने सोशल सर्कल से दें। बिकॉज एक चीज़ जो आप नहीं चाहते अपने लिए वो ये है कि सारे लोग हैं यार ये कितना अच्छा आदमी है लेकिन इसके घर वाले से बहुत तंग है, इसके दोस्त इसको अच्छा नहीं समझते। तो अगर वो 5-6 लोग भी आपसे खुश हैं तो आई थिंक इट्स अ रीजनेबल वे टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड। बिल्कुल तो अपनों से स्टार्ट करें और सिर्फ आसानी बांटे किसी भी कैपेसिटी में, जिस तरह भी हो सके, बट कंसिस्टेंटली बांटे। चाहे आपकी आसानी जो है वो खामोश रहने में ही क्यों ना हो, तो खामोश रह के भी आप दूसरों का भला कर सकते हैं, आसानी बांट सकते हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और बताइएगा जितनी भी सजेशंस पे बात हुई, जितने भी सोल्यूशन सामने आए वो आपके लिए कितने यूज़फुल साबित हुए। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।